हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, 2213 पोस्ट बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, आज उसका हम लोग सेट नंबर 9 कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को यानी कि घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि किस बैंक ने 23 अगस्त 2018 को बॉन्ड आई, देखिए अंग्रेजी में भी लिखा गया है, बॉन्ड आई नाम के दुनिया के पहले ब्लैक चेन बॉन्ड का शुभारंभ किया है। फ्रेंड्स, आपको कोशिश करना है 5 से 7 सेकंड के बीच में आप लोग अपना आंसर चुन लीजिएगा। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, बॉन्ड आई नाम के दुनिया के पहले ब्लैक चेन बॉन्ड का शुभारंभ किया है विश्व बैंक ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि वर्ष खाली स्थान दिया गया है में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, किस बैंक का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। तो राइट आंसर 1955 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, खाली स्थान दिया गया वर्ष, यहाँ खाली स्थान है में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड राज्यों का गठन हुआ था। तो आपको पता है कि वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का जो है गठन हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2000। ध्यान से सुनिएगा, डेट भी आपको ध्यान रखना है। 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। उसके बाद 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का और 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड का गठन किया गया। तो डेट भी आपको याद रखना, महीना नवंबर ही है, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। चलिए उसके बाद देखिएगा चौथा प्रश्न कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA किस वर्ष जो है पेश किया गया। सबसे पहले फ्रेंड्स, इस FRBMA का फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है फिजिकल, यहाँ मैं लिख देता हूँ FISCL, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट अमेंडमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। इसको पेश किया गया वर्ष 2003 में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2003 में देश की राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए, सरकारी खर्च तथा घाटे जैसे कारकों पर नजर रखने के लिए राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन कानून को वर्ष 2003 में तैयार किया गया था तथा जुलाई 2004 में इसे प्रभाव में लाया गया। 2004 में इसे प्रभाव में लाया गया है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2004 से यह प्रभावी हुआ है। उसके बाद देखिएगा कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में लिखा गया है SLR का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ट्रेजरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। भारत में स्थित नहीं पूछा गया है। तो देखिए ये सिंधु घाटी मरुस्थल जो है ये पाकिस्तान में है। आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी जो है यह पाकिस्तान के पंजाब एवं सिंध क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये भारत में स्थित नहीं है। बाकी स्पीति घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, स्पीति घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। ठीक है, और ये जो थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल जो है फ्रेंड्स यह भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में इसका विस्तार है और इसका सर्वाधिक विस्तार जो है थार मरुस्थल का राजस्थान राज्य में है। कच्छ का रण जो है ये गुजरात में है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था। तो देखिए 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसमें जो है इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण यह महत्वपूर्ण घटना थी। तो राइट आंसर इसका पूर्ण स्वराज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 2008 से लेकर के अब तक जो बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि घटना चक्र बिहार दरोगा का जो है उसको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, साइंस का अलग, ज्योग्राफी का अलग। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लीजिए
बिहार दरोगा घटना चक्र सक्सेस केंद्र। हमारे वीडियोस आपको वहां पर नजर आ जाएंगे, ठीक है, आप देख लीजिएगा। चलिए, अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। देखिए 2020 के अनुसार ही पूछा गया है। तो अगर इसमें से हम बात करते हैं तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हवा महल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हवा महल जो है इसमें शामिल नहीं है। बाकी सूर्य मंदिर, एलिफेंटा की गुफाएं और आगरा का किला, ये जो है विश्व धरोहर में शामिल है यूनेस्को के। उसके बाद 2021 में जो है 2021 में तेलंगाना का जो रामप्पा मंदिर है इसको भी शामिल किया गया, ठीक है। धौलावीरा जो है ये भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची जो है इसमें शामिल किया गया है। यूनेस्को की धरोहर सूची में धौलावीरा गुजरात में है, ध्यान रखेंगे। और 2021 में तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। तो दुनिया का सबसे लंबा जो पेड़ है ये है रेडवुड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा रेडवुड। दुनिया का सबसे विशालकाय बरगद का पेड़ कोलकाता के जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन में है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड्स ये की जाती है किसके द्वारा, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है सीमा सड़क संगठन के द्वारा, ठीक है, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है BRO, इसी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। तो देखिए कृषि वानिकी वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए यह संस्था है IRDAI, IRDAI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। इसका स्थापना 1999 में हुई थी मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो 500 और 1000 रुपये के जो नोट थे इसको बंद किया गया 8 नवंबर 2016 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, और भारत में पहली बार विमुद्रीकरण कब हुआ था। तो 1946 में की गई थी और दूसरी बार 1978 में हुआ था, ठीक है। 1946 में पहली बार और 1978 में दूसरी बार। निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है। तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का जो सबसे प्रमुख खतरा है वह है भंडारण और प्रकीर्णन का। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो पहली भारतीय महिला जो है जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता है उनका नाम है अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अरुंधति रॉय को 1997 में बुकर अवार्ड दिया गया था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर विलियम जोन्स ने खाली स्थान है यानी कि किस वर्ष में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था, तो ये 1784 में किया था और उस समय किसका कार्यकाल था, तो वारेन हेस्टिंग्स का, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है। जो पुस्तक है बहुरूपी गांधी इसको लिखा है अनु बंदोपाध्याय ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग यानी कि हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो फ्रेंड्स ये होता है आपका जल तिप्तिया में, ठीक है, मार्सिलिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 48 घंटे की अवधि में ये अपना घोषणा पत्र जो है जारी नहीं कर सकते हैं। चुनाव के पहले जो 48 घंटा का समय होता है इसमें, ठीक है, तो ये 48 आवर्स हो जाएगा। अच्छा, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, उनका आप नाम कमेंट करेंगे, साथ ही साथ आप उनका क्रम भी लिख करके कमेंट करेंगे, ठीक है, कि किस क्रम के यानी कि कितने नंबर की ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है। तो सबसे पुराना जो है यह है अप्सरा। अप्सरा का जो निर्माण है 1956 में किया गया था, ठीक है, अप्सरा का 1956 में किया गया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद साइरस जो है, साइरस का निर्माण 1960 में किया गया था, ये दूसरा है। और जर्लिना जो है, जर्लिना इसका 1961 में किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की संख्या कितनी है।
तो ये जिले की संख्या जो है ये 12 जिले हैं। इनका नाम आप चाहे तो उंगली पर काउंट कर लीजिएगा। देखिए इसमें है सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए अब तो 7 निश्चय पार्ट 2 भी जो है अब आ गया है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका जो है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, बाल कल्याण जो है इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद देखिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का जो टैगलाइन है वो क्या है, तो ब्लिसफुल बिहार। ठीक है, यहाँ मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ ब्लिसफुल बिहार। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है, तो देखिए एक तरफ जो है ये दिया गया है बजला, तो देखिए बजला जो है, बजला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राइनो विषाणु। ठीक है, राइनो विषाणु। उसके बाद देखिए खाद्य विषाक्तता जो है ये क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। और 4 से कुकुर खांसी जो है, कुकुर खांसी, ये हीमोफिलिस, हीमोफिलिस देखिए पिट्यूरिसिस, तो ये हो जाएगा। उसके बाद सेप्टिक सोर थ्रोट, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपको, ये 3 से इसका मिलान हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो आप इसको मिला लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पारिस्थितिकी पिरामिड यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना किसने दी। तो देखिए फ्रेंड्स इकोलॉजिकल पिरामिड की जो संकल्पना दिया था ये किसने दिया था, चार्ल्स एल्टन ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मानव में श्वेत रक्त कणों यानी कि WBC का व्यास होता है लगभग। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो WBC है इसका व्यास लगभग होता है 0.007 mm। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं ये संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं, बताइए उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है फ्रेंड्स एडम का सेब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कांग्रेस का 1906 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था, तो 1906 वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि ओलंपिक के मोटो जिसको कि सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, यानी कि और तेज और ऊंचा और शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। और इस बार जो टोक्यो ओलंपिक था इसका मोटो क्या था, तो यूनाइटेड बाय इमोशन था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा गुंबज पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स विश्व का यहाँ भारत बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप भारत बना लीजिए। तो देखिए भारत बना लीजिए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका, यहाँ भारत बना लीजिए तो ये हो जाएगा बीजापुर में। ठीक है, बीजापुर में जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गोल गुंबज है। और ये जो है किसका, सुल्तान आदिल शाह का जो है, आदिल शाह द्वितीय का यहाँ मकबरा है, ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा अगर गुंबद पूछा जाए तो ये सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेपाल लोकतांत्रिक गणतंत्र देश कब बना। तो फ्रेंड्स ये बना 28 मई सन 2008 को। तो 2008 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ा करके कितने लाख रुपया कर दी है। तो ये 6 लाख से बढ़ा करके अब कर दिया है 8 लाख रुपये। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं। तो ये बल्लेबाज बन गए हैं क्रिस गेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बन गई हैं। तो ये बन गई है माना पटेल। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है। तो यह विद्रोह है बंगाल का नील विद्रोह। ठीक है, यह नील विद्रोह है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए 1860 के आसपास में बंगाल में नील कृषकों ने नील खेती की समस्याओं को लेकर के भारी आंदोलन किया था। उसके बाद देखिए कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर में किसने किया था, कानपुर में नाना साहब ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नाना साहब। ठीक है, नाना साहब जो थे ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब के सेनापति थे टाटा टोपे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और जीनत महल जो थे ये कौन थी, तो बहादुर शाह जो जफर थे इनकी रानी का नाम था बहादुर शाह द्वितीय का। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा
यहाँ आपको सही क्रम यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 हो जाएगा, खानवा का युद्ध 1527 हो जाएगा। उसके बाद बात करें चौसा का युद्ध तो 39 हो जाएगा, और कन्नौज का युद्ध 1540 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिला लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन से समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं। तो समान वर्षा इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आइसोहाइड्स। ठीक है, ये समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं जिनको आइसोहाइड्स कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आइसोहेलेंस जो हैं इनको क्या कहा जाता है, तो समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा प्रदर्शित करने वाली रेखा को आइसोहेलेंस कहा जाता है। आइसोबार बार से दाब होता है, आपको पता है। आइसोबार का मतलब समदाब यानी कि वायु की समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा। उसके बाद देखिए, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है, तो क्या प्रभाव पड़ता, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लघु हिमालय में स्थित दर्रा का नाम क्या है। तो ये दर्रा है आपका सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, और बुर्जिल कहाँ है, तो बुर्जिल जो है ये जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग इसके अलावा, तो देखिए यहाँ पर जो जोजिला है, जोजिला कहाँ पर है, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं आपके नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। उसके बाद देखिए, मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों के द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स ये किया गया किसके द्वारा, यूनान के विद्वानों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम से, गोर के नाम से जाना जाता है। और दो अक्षांशों के बीच की क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है, जोन कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है, तो 7516 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो 7516 किलोमीटर हो जाएगा। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है ये गुजरात है, दूसरे स्थान और तीसरा स्थान पर क्रमशः आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है। सबसे कम लंबी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो ये लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा। ठीक है, संसद के किसी भी सदन द्वारा। संविधान जो है हमारा, उसका जो आर्टिकल 61 है इसमें महाभियोग का उल्लेख किया गया है। तो किसी भी सदन हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन व भत्ता तय होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता जो है यह संसद द्वारा तय किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता का निर्धारण भी संसद के द्वारा ही किया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है। तो पहले जो था ये मौलिक अधिकार था, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है फ्रेंड्स 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसको जो है कानूनी जो है अधिकार रहने दिया गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका, इसमें से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा वैधानिक अधिकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं अभी, तो मौलिक अधिकार 6 हैं। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हैं। दोनों को अलग अलग ध्यान रखना आपको। देखिए, एक समतोत्तल लेंस के समतल सतह पर चांदी की कलई चढ़ाने पर वह कार्य करेगा। तो वह किस प्रकार से कार्य करेगा, वह अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा। तो अवतल दर्पण की भांति, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दोलन करते लोलक के गोलक 100 सेकंड में माध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है, तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको दोलन की संख्या निकालनी होगी। दोलन की संख्या क्या हो जाएगा, दोलन की संख्या बराबर ये हो जाएगा माध्य स्थिति से गुजरने की संख्या। तो माध्य स्थिति से ये 100 बार गुजर रही है, बटा 2 कर दीजिएगा, तो ये दोलन की संख्या आ गया 50। अब आपको आवर्तकाल निकालना है, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कुल समय। कुल समय देखिए 100 सेकंड दिया गया है। उसके बाद दोलनों की कुल संख्या, दोलनों की कुल संख्या हमने 50 निकाला है, तो 50 कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 सेकंड आ जाएगा। तो देखिए 2 सेकंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद देखिए 210 वाट के बल्ब 5 मिनट में लगभग कितने उसमें ऊर्जा उत्पन्न करेगा, कैलोरी में बताना है। तो ये आपका 210 वाट हो जाएगा 5 मिनट। 5 मिनट को आप सेकंड में बदल दीजिएगा, तो ये 300 सेकंड हो जाएगा।
अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6300 आ जाएगा, ठीक है, 63,000 आ जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये जूल में आया है, ठीक है। अब इसको कैलोरी में हमको चेंज करना है, तो कैलोरी में चेंज करना होगा तो कितना करेंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे। इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 15 गुना 10 के पावर 3 कैलोरी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एक वस्तु अवतल दर्पण की ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, इसका प्रतिबिंब इसके ध्रुव से 8 सेंटीमीटर पर उसी ओर बनता है, इसके फोकस दूरी की गणना करें। तो देखिए दर्पण क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है फ्रेंड्स, ये अवतल दर्पण है। अब कहा जा रहा है इसका यू क्या होगा, इसका यू जो होगा निगेटिव होगा, भी निगेटिव होगा, आपसे एफ निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए दर्पण का जो फॉर्मूला है ये आपको पता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। अब देखिए 12 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी गई है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको रखी गई है क्या, वस्तु रखी गई है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से ये कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं 8 भी रखा गया है। देखिए हम प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब इसके ध्रुव से 8 सेंटीमीटर की ओर बनता है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, यानी कि भी और यू दोनों दिया गया है। तो यहाँ से आप एफ निकाल लीजिएगा इजीली। मैंने बताया आपको अभी कि यू और भी निगेटिव होगा, ठीक है, यू और भी निगेटिव होगा, तो यहाँ आप निगेटिव रख दीजिएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर निकल के आ जाएगा, नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित ईंधनों में से किसका कैलोरी मान सर्वाधिक होगा। तो सबसे ज़्यादा कैलोरी मान जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन और मीथेन का CH4 का द्रव्यमान पूछा जा रहा है, समान परिस्थितियों में रखे गए गैसों के आयतन का अनुपात क्या होगा। ऑक्सीजन, उसके बाद कहा जा रहा है हाइड्रोजन और फिर मीथेन, ठीक है। इसका आप अनुभार लिख दीजिए, ये 32 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रंगीन कांच बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड। उसके बाद देखिएगा पीने योग्य जल के लिए जल को शुद्ध बनाने में प्रयोग आने वाली फिटकिरी का रासायनिक दृष्टि से क्या होती है। फिटकिरी जो होती है रासायनिक दृष्टि से क्या होती है, तो फिटकिरी जो होती है यह द्विक लवण होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए फिटकिरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है। फिटकिरी को पोटास एलम या फिर एलम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पैराबल्स एंड सेक्रेट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए पैराबल्स एंड सेक्रेट्स नामक जो पुस्तक है इसको लिखा है समृद्धि मंदावत ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। राष्ट्रीय जलवायु सुभेदता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने राज्य जो हैं जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सुभेद हैं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन बनी है, तो ये बनी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए रेल मंत्रालय की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन स्थानों के बीच चलाई गई है। तो ये किन स्थानों के बीच चलाई गई है, ये चलाई गई है मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से मैथ के क्वेश्चन है, इनका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। देखिए 60 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद 61 का देख लीजिएगा, 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 98। उसके बाद देखिएगा 62 का 1.032 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22.4। असम का प्राचीन नाम क्या है, तो देखिए असम का जो पुराना नाम है ये कामरूप के नाम से पहले असम को जाना जाता था, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समुद्री हवाएं चलती हैं, सी ब्रिज। तो देखिए समुद्री हवाएं जो है दिन में समुद्र से स्थल की ओर चलती है, दिन में स्थलीय भाग से गर्म हवा के हल्की होकर के ऊपर उठ जाने पर रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए सागरीय भागों से हवा का प्रवाह स्थल की ओर होने लगता है, जिसे कि सागरीय समीर कहते हैं। और रात में स्थल से सागर की ओर पवन संचार होने लगता है, इन पवन को स्थल समीर कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना तेल शोधा कारखाना कौन सा है। तो ये दिग्बोई है, ठीक है फ्रेंड्स, दिग्बोई हो जाएगा इसका राइट आंसर, ध्यान रखेंगे दिग्बोई हो जाएगा। दिग्बोई भारत में जो है यह सबसे पहला तेल कारखाना है और असम में है, दिग्बोई हो जाएगा। निम्नलिखित में से
किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि होती है? तो फ्रेंड्स ये होता है शीत कटिबंध पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शीत कटिबंध दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री तथा ध्रुवों के बीच का क्षेत्र होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछेपन के कारण तापमान नीचे रहता है। कहाँ पर? तो शीत कटिबंध में। किस देश ने हेपेटाइटिस के लिए विश्व की पहली सस्ती और प्रभावी दवा पंजीकृत की है? तो यह देश कौन सा है? यह देश है मलेशिया। किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है? किस देश में? तो फ्रेंड्स ये मिला है कहाँ पर? तो श्रीलंका के रत्नापुरा में। श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका के रत्नापुरा में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का भंडार है? तो ये राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका 500 मिलियन टन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा 2021 में किस राज्य द्वारा किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो ये किया है कर्नाटक ने, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम याद रखना है, बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मोबाइल ऐप डिजी नेस्ट का प्रारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, राज्य सरकार की ये डिजी नेस्ट है क्या? तो राज्य सरकार की निर्देशिका तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसका प्रारंभ जो है उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे पंजाब के, उन्होंने ही इसको शुरू किया था। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग संपन्न हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था चंपारण की धरती पर। तो ये चंपारण हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था? तो देखिए ये पास हुआ था 1856 में। ठीक है, 1856 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित करवाने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, और विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से यह पारित हुआ था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? तो ये किया गया था आपको 1833 के जो चार्टर एक्ट था इसी के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। उसके बाद देखिए समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में शीर्ष देश कौन सा है? तो देखिए समावेशी इंटरनेट सूचकांक जो है ये जारी कौन करता है? तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU इसको जारी करता है, और इसके किसके सहयोग से इस बार जारी किया है? तो फेसबुक के सहयोग से। ठीक है, फेसबुक के साथ मिल करके इसको जारी किया है EIU ने, और इसमें भारत का स्थान जो है 49 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहले स्थान पर जो है, पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर स्वीडन है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो देखिए यह जारी किया गया यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा। ठीक है, और इस वर्ष अगर बात करें तो देखिए फ्रेंड्स इस वर्ष इसका टाइटल क्या था? तो माई बॉडी इज़ माई ओन, माई बॉडी इज़ माई ओन। ठीक है, ये इस वर्ष का टाइटल था इसका। उसके बाद देखिएगा कि काकराला सुब्बाराव का निधन हो गया, वो क्या थे? तो काकराला सुब्बाराव जो थे एक प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट थे, यानी कि विकिरण चिकित्सक थे। तो राइट आंसर चिकित्सक हो जाएगा। किस देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये अफगानिस्तान ने कर दिया है। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं, तो सेतु समुद्रम परियोजना जो है यह मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को यह जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित हैं? तो इसमें क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है और ग्राम पंचायत है। तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 82 नंबर कि निम्न युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से अगर सुमेलित नहीं बात करें तो ये हो जाएगा कुव्वतुल इस्लाम। ये अजमेर में नहीं है, ये दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोंपड़ा दिल्ली में है। ये जो है किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है या अजमेर में नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए ये तमिलनाडु है, और इस मानसून से तमिलनाडु में कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है। ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। भुगतान संतुलन में निहित होता है, तो भुगतान संतुलन में ऋण, अदृश्य व्यापार और दृश्य व्यापार ये सभी निहित होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। खिलाड़ियों में पैर की बीमारी निम्न में से किसकी वजह से होती है? तो फ्रेंड्स ये जो होता है ये होता है आपका किसके वजह से? ये होता है आपका ट्राइकोफाइटिन की वजह से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई थी वह कौन सा वर्ष था?
तो भारत में जो है उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है और भारत में उदार औद्योगिक नीति 1991 में अपनाया गया था। नरसिम्हा राव की सरकार ने 24 जुलाई 1991 को औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन की घोषणा की थी। तो 1991 हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 सितंबर के दिन। देखिए 23 सितंबर ऑप्शन में कहाँ दिया गया है? तो 23 सितंबर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वर्ष इसका थीम क्या था? इसका थीम था वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स यानी कि हम मानवाधिकारों के लिए हस्ताक्षर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राफीन आजकल प्राय सुर्खियों में रहता है, इसका क्या महत्व है? तो देखिए ग्राफीन जो है फ्रेंड्स, इसका क्या महत्व है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ग्राफीन जो है फ्रेंड्स, ये जो है एक द्विआयामी पदार्थ है और इसकी विद्युत चालकता उत्तम है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो वह अब तक जांचे गए सभी तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है, ये भी सही है। वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना है और उसकी चक्षु प्रदर्शता उच्च होती है, ये गलत है। उसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये सही है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले में कौन सम्मिलित थे? तो इसमें सम्मिलित थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित किया है? तो ये अपना पड़ोसी देश जो है श्रीलंका, इसने ही घोषित किया है। उसके बाद देखिएगा गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो देखिए इनके पिता जो थे फ्रेंड्स, सुदोधन उनका नाम था, ये शाक्य गण के मुखिया थे। तो पिता तो शाक्य वंश से थे, माँ पूछा गया, माँ जो थी फ्रेंड्स ये कोलीय वंश से थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमा पर स्थित है वे कौन है? तो कार्डमम की जो पहाड़ियाँ हैं वो केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो केरल और तमिलनाडु की सीमा हो जाएगा। उसके बाद देखिए समुद्र के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर द्वीप तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? तो फ्रेंड्स ये अमेरिकी महिला है कैथी सुल्विन। ठीक है, इन्होंने न केवल चैलेंजर द्वीप में बल्कि इन्होंने अंतरिक्ष में भी चहलकदमी की है और इन्होंने मैरियाना ट्रेंच में 35,810 फुट नीचे, 35,810 फुट नीचे, ठीक है, चैलेंजर द्वीप में जो है वहाँ तक ये पहुँची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो कैथी सुल्विन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सही सुमेलित है इसमें से? देखिए इसमें सही सुमेलित जो हो जाएगा वो हो जाएगा बुशमैन बोत्सवाना। ठीक है, बुशमैन जो पाए जाते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? बोत्सवाना में, ये जनजाति हैं बुशमैन। केंद्र में ध्यान से पढ़ेगा, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्यों में द्वैध शासन, तो ये 1919 के जो भारत परिषद अधिनियम था उसके तहत लागू किया गया था। भूप्रपट्टी किस मूल शैल से बनती है? तो भूप्रपट्टी जो बनती है ये बनती है आग्नेय चट्टानों से। तो देखिए आग्नेय चट्टान ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। फ्रेंड्स लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर बता के जाइएगा। देखिए निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समितियां कौन सी हैं? तो लोकलेखा भी समिति है, प्राकलन समिति भी हो जाएगा और सरकारी उपक्रम की समिति है, ये भी है। तो ये तीनों है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसका देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति जो है ये आपका भील हो जाएगा। उसके बाद देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1935 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? इसका आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा 99 का। अपना स्कोर भी आप टाइप कर दीजिए। ठीक है, साथ ही साथ उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिल करके पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो ये क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा अनुच्छेद 14, 15 और 16 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपना स्कोर बता दीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं दे दिया हूँ 5 सेट तक का, आज बाकी का सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। सक्सेस केंद्र हमारे टेलीग्राम का नाम है।